आपको ये बताया था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता कहाँ की थी? दिल्ली की। दिल्ली में राजा था आनंदपाल तोमर, उसकी दो पुत्रियां, एक का विवाह अजमेर में कर दिया और एक का विवाह कर दिया कन्नौज में। तो कन्नौज में जिसका विवाह किया उसके पुत्र का नाम था जयचंद गहड़वाल, जिसका विवाह अजमेर में किया था उसके पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आनंदपाल तोमर जो दोनों तरफ जो व्यक्ति है, दोनों के नाना जी थे। आनंदपाल तोमर ने दिल्ली का शासन पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सौंप दिया और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी किसको? जयचंद गहड़वाल। इसलिए जयचंद गहड़वाल और आनंदपाल तोमर जो है, सॉरी, जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया था। और बाद में आपको मैंने बताया था कि जयचंद गहड़वाल की पुत्री जिसका नाम था संयोगिता, उससे गंधर्व विवाह भी किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। इस वजह से विवाद और ज्यादा खतरनाक हो गया था। तो उस विवाद के कारण आगे क्या समस्या आएगी उसके बारे में आज हमने बात करनी है। तो शुरू करें क्लास? तैयार हो सभी? ओके, जल्दी बता बेटा, जल्दी बता दे, बता दे जल्दी। एक ही टका थे वो नहीं बता था ना, 70-80 साल की लुगाइयां जीती। तन दुख हुए नहीं, बेइज्जती इस बात से हुई क्या भी 70-80 साल की लुगाइयों की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ध्यान दो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय मैंने बताया कि अभी इस समय देखो हम बात करते हैं थोड़ी सी, इसे साफ कर दूंगा एक बार ना, जगह कम पड़ेगी क्योंकि युद्ध होने वाला है घमासान, तो इसलिए दोनों तरफ से सेना आएगी, ध्यान देना बढ़िया से। राजस्थान का अजमेर, आप अगर बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, ध्यान रखना। अजमेर। अगर हम भारत की बात करें ना तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, तो भूल गया भारत का नक्शा बनाना है। बना नहीं क्या? चलो कोई ऐसा कुछ, ठीक है, मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा, कोई नहीं। देखो ये भारत है मान लीजिए, चलो ये नहीं पसंद आया तो मैं एक और बनाता हूँ, ऐसे बना लेते हैं अपने, ठीक है। ये इंडिया है और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आ जाता है, इसको भी छोड़ो, चलो ये आ जाता है यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के पास में अफगानिस्तान की भारत के साथ थोड़ी सी सीमा लगती है ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है? अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की ही लगती है भारत के साथ, है ना, थोड़ी सी सीमा लगती है। ये यहाँ जम्मू कश्मीर के आसपास। अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है, वैसे तो इसको काबुल बोलते हैं, मूल रूप से जो जगह है उसका नाम क्या है? काबुल। काबुल के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गजनी। क्या नाम है? गजनी। गजनी कटिंग देखी आपने? गजनी मूवी देखी? आज मैं आपको गजनी नामक जगह दिखा रहा हूँ। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान। इस गजनी का एक राजा जिसका नाम था, यहाँ का शासक, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसका नाम था मोहम्मद गोरे। शासक कौन है? मोहम्मद गोरे। अब सुनना ढंग से, देखो एक तो दो बातें दो प्रकार से आप पढ़ सकते हो, दो प्रकार से आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। एक तो इस प्रकार से कि आप रट्टे मारो, खूब अच्छे से रट्टे मारते रहो, मौका आपको मिल जाएगा उसमें से रट्टे मारो। एक ये कि आप चीजों को समझने का प्रयास करो। मैं जहां भी कोई गलती करता हूँ आप तुरंत उस गलती को पकड़ लो, फिर मैं मानता हूँ कि आप वाकई में चीज को समझ रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा, मैं महाराणा प्रताप पढ़ना शुरू कर दूं, बीच में आप हाँ हूँ हाँ हूँ हाँ हूँ करते रहो, इसका मतलब कोई लेना देना नहीं है ना। तो आपने समझना है, मैं देखो मैं भी ये चाहता हूँ, मैं फटाफट चाहता तो अजमेर अब तक पूरा हो जाता ना, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्येक चीज आपको समझाई जाए, तो कहीं पेपर में प्रश्न आए गलत ना हो आपको। गजनी में मोहम्मद गोरी है और ये राजस्थान, यहाँ कहीं चित्र पड़ता है राजस्थान का, मैंने जूम करके बाहर लिख दिया बड़ा सा, ठीक है। यहाँ क्या है? राजस्थान है, मैंने इसको जूम करके यहाँ लिख दिया राजस्थान। और इसके अंदर छोटी सी जगह जिसका नाम है
इसको और मैंने जूम किया, इतना बड़ा हो गया, क्या है? अजमेर। अजमेर के अंदर व्यक्ति कौन है? अजमेर का शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस समय दिल्ली के अंदर कहते हैं कोई गोविंद राम नाम से व्यक्ति था। क्या नाम? गोविंद राम। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था गोविंद राम। जब दिल्ली, देखो पृथ्वीराज का पैतृक स्थान तो अजमेर है ही, है ना, ये तो वैसे ही चौहानों का है, लेकिन पृथ्वीराज को इसके नाना जी ने दिल्ली भी सौंप दी ना, तो ये खुद तो दिल्ली नहीं गया, इसने अजमेर छोड़ के दिल्ली जाना उचित नहीं समझा, इसलिए इसने क्या किया, दिल्ली में गोविंद राम नाम का एक व्यक्ति है उसको वहां पे नियुक्त कर दिया। बात समझ आई? ये गोविंद राम इसी का पुत्र है, गोविंद राज भी बोलते हैं गोविंद राम, ठीक है, गोविंद राज भी लिख सकते हो यहाँ पे। दिल्ली में ये है। आपको मैंने बताया राजस्थान के बिल्कुल पास में उत्तर प्रदेश, और यूपी में क्या जगह है? कन्नौज। कल मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी। कन्नौज का शासक कौन है? जयचंद गहड़वाल। आपको मैंने कल स्टोरी बताई थी कि जयचंद गहड़वाल की पुत्री से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विवाह कर लिया था। इस वजह से जयचंद गहड़वाल और इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई थी। तो जयचंद गहड़वाल इससे बदला लेना चाहता है, और बदला लेने के लिए पर्सनली आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास राजस्थान का क्षेत्र भी है, दिल्ली भी है, तो पूरी सेना इसके पास खूब है। तो फिर जयचंद गहड़वाल ने क्या किया, इसने संपर्क किया किससे? मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी से इसने संपर्क किया और इसको कहा कि आप आकर के दिल्ली पे आक्रमण कर दो। मोहम्मद गोरी बोला कि मैं इतनी दूर से आऊंगा, एक दो बार पहले आक्रमण किया, उसने हार गया था वो। तो मोहम्मद गोरी बोला कि मैं इतनी दूर से आक्रमण करूं पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि सेना वगैरह लेके आना इतनी दूर, तो ये जयचंद गहड़वाल ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, आप आक्रमण कर दें, मैं आपकी सहायता करूंगा। ये बात किसने बोली? जयचंद गहड़वाल ने। किसको बोली ये बात? मोहम्मद गोरी को कहा कि आप आक्रमण किस पे कर दो? पृथ्वीराज चौहान तृतीय पे। और बोला मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे को बस मिस कॉल कर देना छोटी, मैं पूरी सेना लेकर के पहुंच जाऊं, जिस चौराहे से आप कहोगे वहीं से गुजरेंगे, है ना। अब इसकी तो नीति थी साम्राज्यवादी, ये तो चाहता था कि आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया जाए। इसने क्या किया? आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। इधर कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। युद्ध हुआ। युद्ध का नाम क्या है? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? 1191 ईस्वी के अंदर। बीएसटीसी बीएड वालों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए यह है कि तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया? पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा, तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ। तराइन का मैदान कहाँ है? करनाल, हरियाणा। कहाँ पे? ये HR लिख रहा हूँ हरियाणा को, ठीक है। करनाल हरियाणा के अंदर जगह है तराइन। उस तराइन नामक जगह पे युद्ध हुआ, इसलिए उस जगह को तराइन का मैदान बोला जाता है। इस युद्ध को भी तराइन का युद्ध कहा जाता है। इसीलिए इतनी बात समझ आई कि आपको? क्या आप मुझे बता सकते हैं, अभी मैं पूछूं कि मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कैसे किया, क्यों किया? मोहम्मद गोरी को आक्रमण के लिए किसने उकसाया? जयचंद गहड़वाल ने उकसाया ना। और इसको क्या कहा कि तू आक्रमण कर दे, मैं तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। आक्रमण करने आ भी गया, लेकिन कहते हैं कि मोहम्मद गोरी तो उसके भरोसे आया था। युद्ध शुरू होने लगा, उसने कॉल किया जयचंद गहड़वाल को, भी जयचंद आजा। जयचंद ने फोन उठाया ही नहीं। जयचंद ने फोन उठाया ही नहीं। अब मोहम्मद गोरी कॉल पे कॉल करता रहा, जयचंद नहीं उठा रहा, तो अब क्या करेगा बेचारा? युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तो मोहम्मद गोरी के पास जितनी भी सेना थी थोड़ी बहुत लेके आया था ये, और उस सेना के साथ मिलकर के इसने युद्ध लड़ा, लेकिन मोहम्मद गोरी उस युद्ध के अंदर हार जाता है। कहते हैं कि जो गोविंद राज है ना, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ था उस समय, और कहते हैं कि इस मोहम्मद गोरी ने गोविंद राज पे अटैक किया, भाले से किया, पता नहीं किससे किया, तो गोविंद राज के दांत टूट गए थे उस समय। सच्चाई
उसके दांत टूट गए, आपको हंसी आ रही। गोविंद राज को गुस्सा आया, उसने जब इस पे आक्रमण किया मोहम्मद गोरी पे, तो मोहम्मद गोरी कहते वहां से फुर हो गया था। फुर होना मतलब भाग गया था। कुछ इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि भाग गया था, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसे पकड़ लिया था और पकड़ के गिचनी और जेल में टेक दी। 4 दिन दिन हो गया, बोले दोबारा आओ ओके। तो मोहम्मद गोरी को पकड़ के बंदी बना लिया और क्या 6 महीने तक बंदी बना के रखा। 6 महीने बाद इसको वापस रिहा कर दिया था और इस बात का भरोसा लेकर के इससे कि तू दोबारा कभी आक्रमण नहीं करेगा, दिल्ली की तरफ कभी आक्रमण नहीं करेगा, ये बोल करके इसको छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया बताओ? मोहम्मद गोरी को। किसने छोड़ दिया? कितने समय तक बंदी बना के रखा? 6 महीने तक बंदी बना करके रखा। समझ आई बात इतनी आपको? इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सबसे बड़ी भूल थी। क्या थी? सबसे बड़ी भूल यही थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, और इस एक भूल की वजह से अजमेर का चौहान राजवंश खत्म हो जाएगा। आज खत्म कर देंगे हम। अगर ये भूल नहीं करता पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अगर इसको बंदी बना करके मार देता, इसको छोड़ता नहीं, तो अजमेर और दिल्ली पे कभी मोहम्मद गोरी का अधिकार नहीं होता और फिर हमें क्या पढ़ना पड़ता? चौहान राजवंश पढ़ना ही पड़ता। पता नहीं कब तक पढ़ना पड़ता। आप तो सोच रहे हो बढ़िया किया, लेकिन अब देखो, आप ये लाइन लिख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जीत कर, आप ये चीजें नोट कर लो, जीत कर मोहम्मद गोरी को 6 माह तक बंदी बनाकर छोड़ दिया था। आप कैसे लिखोगे बेटा? ये लिखने की आपको आवश्यकता, अगर आप चाहो तो लिख लेना। वैसे ये भारत है, भारत के पास पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान, यहाँ जगह है काबुल, काबुल के पास गजनी, गजनी का राजा कौन है? मोहम्मद गोरी। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया कौन कहाँ से आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कहीं भी क्वेश्चन मार्क लग जाए, इसलिए ठीक है। उधर अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय युद्ध हुआ। त्रायन का पहला युद्ध 1191, जीत कौन गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसमें मोहम्मद बच गई। तो बताया तो आक्रमण होगा सीध बना जी, तो शुक्र है मार कर होते तलवार हुआ तो हाथ में। मोहम्मद गोरी हार गया। मोहम्मद गोरी हार गया पर दिया जीत गया तेरा। लिख जल्दी जल्दी। थोड़ा सा स्पीड बना के रखें क्योंकि बीच में कहानी भी बतानी है मैंने आपको, और ये सब काम करने के लिए अपने पास समय होना जरूरी है। नोट कर लिया होगा सभी ने? करो फिर जल्दी से, जल्दी नोट कर। इन तकड़ी है क्या तुम? मैं लगा तकड़ी देखा तो डाल इन, तो फिर हिला मार से छुड़ा दो हला मेरे। ओके, लिख लिया क्या सभी ने? लिख लो जल्दी। अरे इसमें 4 तो बातें लिख ली आपने, और ये तो वैसे आप ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए गुरुजी, ये तो चीजें याद है मन क्या लिखाएंगे।
लिख लिया क्या? साफ कर दूं इसे? ओके, ईमानदारी से बताओ, अगर किसी विद्यार्थियों को ये बात समझ नहीं है तो मैं दोबारा बता दूं। समझ आ गई क्या ये बात आपको? अरे सभी को समझ आ गई क्या? देखो, आपको मैंने बताया ही था बीएसटीसी बीएड वालों की, आपके लिए तो जरूरी क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जरूरी है। और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा संभावना जो प्रश्न आने की वो यहीं से, त्रयन के पहले और त्रयन के दूसरे युद्ध में। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इतिहासकार कौन सा जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा, इनमें से कहीं से प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो आप ऐसी चीजें आए तो सतर्क हो जाना थोड़ा, ठीक है? खाना बोलो, रोटी ज्यादा खा ली हैं? देखो आगे, तभी तो मैं ब्रेक नहीं दे रहा था। अब क्या करें भाई, 2-3 बातें आपने लिखनी है। मैं तो आपको यही बता रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे, जिसका नाम पहले का त्राइन का पहला युद्ध, दूसरा त्राइन का दूसरा युद्ध। एक हमीर महाकाव्य लिखो, नोट लगा करके लिखनी एक बात, नोट, हमीर महाकाव्य। साथ साथ में लिखते जाओ। हमीर महाकाव्य के अंदर क्या बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में कितनी बार युद्ध लड़ा गया? तो कितनी बार? 7 बार युद्ध लड़ा गया था। एक प्रबंध चिंतामणि नाम से ग्रंथ है, क्या नाम है? प्रबंध चिंतामणि। इस ग्रंथ में बताया गया है कि दोनों के बीच में 23 बार युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कितनी बार युद्ध लड़ा गया? 23 बार। एक ग्रंथ है पृथ्वीराज, सॉरी, चंद्रबरदाई के द्वारा ग्रंथ कौन सा लिखा गया था? तो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इसमें बताया गया है कि दोनों के बीच में कितनी बार? 21 बार युद्ध लड़ा गया था। कितनी बार? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखना प्रारंभ किया था, ध्यान रखना, प्रारंभ किसने किया था, लेकिन पूर्ण किसने किया इसे? कोई बताएगा आप में से होनहार? अरे कोई होनहार है क्या आप में से? तेरा सिर एक ही नाम याद है बेटा, सारा कर्नल जेम्स टॉल सोरो है क्या वो? इसका पुत्र था चंद्रबरदाई का। बिल्कुल सही बात, नाम पूछ रहा हूं मैं। चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण, चंद्रबरदाई का पुत्र कौन था? जलहण था। उसने इस ग्रंथ को पूरा किया था, ध्यान रखना। पांच भाषाओं में लिखा हुआ ग्रंथ है ये। अरे चंद्रपाल बता, कोई होना यहाँ तो कोई मेरे को चालते के होना 21 बार हो तो 11 बार भी तो हुई है। 11 बार हो जल्दी 12 13 14 21 हो। ठीक है, एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे, जो चंद्रबरदाई है ना, इसका नाम पूछा जा सकता है आपसे। आपको गुरुजी चंद्रबरदाई को नाम तो दे ही रखे, तो क्या पूछा बता सकते हो इसका बचपन का नाम क्या था? बताएगा कोई? बता सकते हैं क्या? कौन? पृथ्वी भट्ट वलादी, अलबादी नहीं, वलादी, पृथ्वी भट्ट वलादी, ये इसके बचपन का नाम था चंद्रबरदाई का। ग्रंथ कौन सा लिखा इसने?
पृथ्वीराज रासो शुरू किया था। इस ग्रंथ को पूरा किसने किया था? इसके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। ये ग्रंथ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर जो बातें दी गई है ना, उसके हिसाब से मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ आपको। ये तो आप एविडेंस मांगो, गुरुजी कटू ले आते कहानी, आते आते जोड़ तो मौली राम है। इसलिए जो मैं अभी कहानी बताऊंगा वो कौन से ग्रंथ के हिसाब से बताऊंगा? पृथ्वीराज रासो के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपने लिखनी है, एक चीज और आप नोट लगा करके लिखिए। तैयार है सभी लिखने के लिए? बेटा मैं जो आपको बातें लिखवा रहा हूँ ना, ये सब की सब इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी बीएड वालों, आपके लिए 3 बातें छोड़ करके आपके पेपर में शायद ये नया आए कि किसने कितनी बार बताया है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो भी लिखवाया है मैंने, सब के सब इंपॉर्टेंट है। हीरे के समान है प्रत्येक बात, बहुत कीमती बात है, इसलिए ढंग से इनको पढ़ना है आपने, ठीक है ना? और मैं जो बता रहा हूँ उसमें से प्रश्न आ जाएगा, देख लेना चाहिए। बाद में कहीं 4 महीने 3 महीने बाद आओ गुरुजी थे कहे तो आप में पढ़े हो नहीं। तो लिखो आगे। इसके बाद एक चीज आपने लिखनी है, लिखे नोट लगा कर, मैं बोलता जाऊं, लिख लोगे क्या? लिखो। देखो, तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध के समय, तराइन के प्रथम युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ, तराइन के प्रथम युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लिख लोगे क्या? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिखूं? ख्वाजा मोइनु चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ आए थे? अजमेर आए थे। दो बातें लिखनी आपने, दोनों इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर आने के दौरान 2 प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछ ले कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस राजा के साथ आए थे, तो किसके आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। लेकिन दूसरी बात यही उल्टी हो जाती है कि कौन से व्यक्ति के शासन काल में अजमेर आए थे, तो लिख लो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में आए थे। क्या लिखा आपने अब तक? आपने लिखा तराइन के प्रथम युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। उस समय अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। उस समय अजमेर के शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, ठीक है ना? तो आपसे दोनों बातें पूछे तो बता दोगे आंसर सही से कि अजमेर में उस समय राजा कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और किसके साथ में आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। तो सिंपल सिंपल बातें मैंने आपको बताई। अब क्या है कि चला गया कौन वापिस? मोहम्मद गोरी। आप आनंद लीजिए क्लास का। देखो ऐसे ना, ऐसे रट्टे मारने की फिराक में मत रहो, फटाफट मुझे बता दे रट लेना ना था, रट्टी जाओ ना, ठीक है? ध्यान हो रही बच्चे की चीजें, तो बच्चा ले। अब आपको मैं क्या बताऊं पता है? अब आपको मैं एक स्टोरी बताने वाला हूं, ध्यान देना। कुछ चीजें मैं लिखूंगा सामने, फिर से लिखूंगा मोहम्मद, मैं सीधा गोरी लिख रहा हूं, गोरी मतलब मोहम्मद गोरी, ठीक है? और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, तो मैं पृथ्वीराज चौहान की जगह क्या लिख रहा हूं? सीधा चौहान। इनके बीच में फिर युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या है? तराइन का सेकंड वार। जगह कौन सी गुरुजी? तराइन, वही जगह पहले वाली। कहाँ पे? करनाल हरियाणा के अंदर युद्ध लड़ा गया। फिर से एक एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, रट लो ढंग से इनको। कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी के। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ कुछ इसके सहयोगी थे। पृथ्वीराज के साथ सहयोगी कौन थे? एक तो अर्जुन राय,
जो आमेर का शासक था, ये इसका सहयोग कर रहा था। एक इसके साथ कौन था, तो दिल्ली वाला, क्या नाम, गोविंदराज। एक उस समय आया था मेवाड़ से, कौन है, समर सिंह नहीं था क्या, या सामंत सिंह था, मैंने लिखवाया शायद जब मेवाड़ पढ़ाया था, सामंत लिखवाया था क्या। देखो 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 जल्दी देखो, अरे यही था समर सिंह था, लड़ देखो भी कौन कर लिख रहे हो, ध्यान दो, देखो इधर। मोहम्मद गोरी के साथ कौन था, मोहम्मद गोरी के साथ था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था इसके साथ। अब कहानी थोड़ी सी बन जाती है सुनने वाले। पृथ्वीराज चौहान के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था नाट्यरंबा। एक घोड़ा, नाम क्या था, नाट्यरंभा। बंदे बाद में देखो, समर सिंह हो मेरे साथ, देखा बाकी और चेक कर। अब देखो कहते हैं कि अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस युद्ध में क्यों हार गया था। क्योंकि इससे पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, आपको मैंने बताया था कल की क्लास में कि आसपास के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को हराया था। जिन्होंने कल की क्लास नहीं लगाई वो यूट्यूब पे देख लेना कल की क्लास, ठीक है ना। तो जिन आसपास के जितने भी राजा थे उन सभी के साथ इसने क्या कर ली थी, दुश्मनी मोल ले ली थी, सभी राजाओं को इसने हरा दिया था। तो ये एक प्रकार से शक्तिशाली शासक भी था। आपको यहां से कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको यहां से कुछ सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा वो देखिए आप। इसको निकलने बेचारे छोटे बच्चे हैं, जगह तो जाने के लिए इसको। एक तो मैंने बताया था कि आसपास के जो पड़ोसी है ना आपके, उनके साथ आपको बना के रखनी चाहिए। आप कई बार चेयर के लिए लड़ने लग जाते हो ना, तो मेरी कुर्सी चक लेता है, मैंने टुकड़ी कुर्सी दे दी रहा तो लारे झुका है, मैं स्टूल पर बैठ कर मेरे तो कमर दर्द करे, मैं तो बुढ़ा हो गया, है ना। ये चीजें अपने पड़ोसियों के साथ कभी ऐसी बातें आपके लिए घातक साबित हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। और क्या दिक्कत थी, और दिक्कत ये थी, कहते हैं ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय अभी प्रेम विवाह किया था ना, कल मैंने बताया आपको। और ये वैवाहिक जीवन में ज्यादा व्यस्त हो गया था, ये भी माना जाता है। तो युद्ध से पहले अपनी तैयारियां नहीं कर पाया था। दूसरा ये माना जाता है कि मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करने से पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय से ये कहा था कि भी आप तो बहुत शक्तिशाली राजा हो और हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपसे जीत पाए। तो बोला कि हम आ रहे हैं आपके पास, हम बैठ करके संधि करेंगे। क्या बोला उसने, कि हम संधि करेंगे। और संधि का बोल करके, और वो पूरी सेना और पूरी तैयारी के साथ कहां पहुंच गया था, तराइन के मैदान में। इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपनी थोड़ी सी सेना लेकर के आया था, क्योंकि उसको लगा भी संधि तो करनी है, युद्ध तो करना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सुबह का समय था, और की देखे बंदा ही तो बावला का है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तैयारी नहीं कर पाया था युद्ध की। वो ये सोच रहे हैं कि युद्ध तो होगा ही नहीं, वो क्या सोच रहे हैं, संधि होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन कहते हैं कि सुबह का समय था, लगभग 4-5 बजे का समय। तो सैनिक तो थारल तरह आलसिया पड़ा सारा, कोई इन्हें कहेंगे रजाई नीचे पड़ी, बेड़ा ओढ़ा पड़ा मंचे पर, पाड़ो लागो, है ना। ऐसे सुनने होते हैं लोग, पता नहीं चलता ठंड लागे बेड़ा हो रहा है, पर यहाँ कोई भी ठंड लागन क्यों लाग रही है उसका कारण तक जानने का प्रयास नहीं करते। फिर कोई आवा घरों मम्मी पापा का ये निहाल कर सीखा ठा कौन मारा रजाई कटे। तो ऐसा ही इधर सारे सैनिक आराम से पड़े थे इधर उधर। और उसी दौरान कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया अचानक से। और आक्रमण इतना भयंकर था कि थोड़े से समय बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय को यह लगा कि मुझे अब इस मैदान को छोड़ करके एक बार के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब बच पाना और जीत पाना मुश्किल है।
तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उसका जो एक मित्र था चंद्रबरदाई, ये दोनों वहां से निकलते हैं और कहते हैं हरियाणा के अंदर को सिरसा जगह है, वहां इनको पकड़ लिया जाता है। इनको पकड़ लिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रबरदाई को पकड़ लिया। अब उसने तो क्या किया था, इस मोहम्मद गौरी को पहले पकड़ा, लेकिन कुछ समय बाद इसे छोड़ दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसी गलती नहीं करेगा। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उस दोनों को कहते हैं कि अपने साथ ले गया गजनी। गजनी ले गया और गजनी ले जाकर के कहते हैं कि मोहम्मद गौरी एक बार ऐसे बैठे थे, सामने बैठा था सिंहासन पे, सेना वगैरह सब लोग, मंत्री संतरी सब बैठे हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दरबार में पेश किया गया, वार्तालाप की। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब मोहम्मद गौरी के सामने ऐसे देख रहा था सामने, तब मोहम्मद गौरी ने इससे कहा था कि अपनी आंखें झुका करके बात कीजिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कहा कि आंखें हैं, राजपूतों की आंखें हैं, ये आंखें तू फोड़ सकता है लेकिन इनको झुका नहीं सकता। और मोहम्मद गौरी को ये बात अच्छी नहीं लगी। कहते उसने लोहे के गरम सरिये वगैरह होते हैं, उनसे उनकी आंखें फोड़ दी थी, निकाल दी थी आंखें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। आप सोच के देखें कितना दर्दनाक वो समय रहा होगा इनके लिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिंदा थे उस समय, उनकी आंखें निकाल ली गई। चंद्रबरदाई को बड़ा गुस्सा है, लेकिन वो भी क्या कर पाए, वो भी बंदी के रूप में वहां था। लेकिन कवि था, कवि जो होते हैं वो खतरनाक लोग होते हैं। उसने थोड़े से समय बाद, 2-4 3-4 दिन 5 दिन बाद मोहम्मद गौरी से बात की कि मोहम्मद गौरी तू पृथ्वीराज को मारने वाला है, ये तो कन्फर्म है, क्यों नहीं उसको मारने से पहले एक बार उसकी कला का प्रदर्शन देख लिया जाए। तो गौरी बोला उसके पास क्या कला, काहे की कला उसके पास। तो चंद्रबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ना वो शब्द वेदी बाण चलाना जानता है। तो मोहम्मद गौरी ने कहा ठीक है, अगर शब्द वेदी बाण चलाना जानता है तो उसको दरबार में पेश किया जाए। मोहम्मद गौरी बोला मेरे कहने से तो चलाएगा नहीं, कि आंखें नहीं झुकाता, वो मेरे कहने पे शब्द वेदी बाण थोड़ी चला के बताएगा मेरे को। तो बोला पृथ्वीराज से कि तू ही बोलना, उसको राजी कर ले, हो सकता है मैं छोड़ भी दूं बाद में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लाया गया दरबार में। मोहम्मद गौरी बैठा है सिंहासन पे, सब लोग बैठे हैं। धनुष बाण हाथ में दिया गया पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। चंद्रबरदाई आकर के पास में बोला 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चुके चौहान। उसने कहा, उसने बता दिया कि कितनी ऊंचाई पे और कौन सी जगह पे क्या लोकेशन है सुल्तान की, और चौहान चूकना नहीं है, सल्टा देना बोला इसको। और पृथ्वीराज बोला कि मैं किसी सैनिक या किसी एरे गेरे के कहने पे तीर नहीं चलाऊंगा, मेरे को जब राजा खुद बोलेगा ना मोहम्मद गौरी तब भी तीर चलाऊंगा। मोहम्मद गौरी के ऊपर बैठा ही था। शब्द वेदी बाण का मतलब क्या है, जहां से आवाज आए उधर ही तीर मारना। मोहम्मद गौरी ताव में आकर के बोला कि हाँ चलाइए तीर। बस फिर क्या था, कुछ तो पहले बता ही दिया था कि कहां बैठा है पतंदर, सल्टा दे इसको। कुछ वो बोला तो निशाना एकदम स्टिक जा करके लगा, और कहते हैं कि एक ही तीर में काम खल्लास कर दिया। खलबली मच गई पूरे वहां दरबार के अंदर। उसी समय क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय आंखें फोड़ दी, तो दयनीय स्थिति है काफी, वो चाहते हैं पृथ्वीराज की अब तो मृत्यु आ जाए तो अच्छा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो चंद्रबरदाई थे उनसे भी नहीं देखा जा रहा था, उन्होंने तलवार निकाली और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वहां पे हत्या कर दी, और खुद ने भी आत्महत्या कर ली थी वहां पे। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मामला वहां, इस बात का एविडेंस ये है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रबरदाई दोनों की जो छत्रियां बनी हुई है वो वहां गजनी के अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी इस प्रकार से एक बात तो यहाँ आके खत्म हो जाती है। पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी, ये बात कन्फर्म हो गई, लेकिन ये बात अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। क्योंकि अभी इसके बाद में आपको बताने वाला हूं कि मोहम्मद गौरी जो है अगर मर जाता तो दिल्ली के अंदर उसका जो चेला था या उसका जो गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने बताया ना अभी जो साथ में था,
ये दिल्ली के अंदर अपने शासन की शुरुआत कब करता है पता है? 1206 ईस्वी के अंदर करता है। कब करता है ये? क्योंकि 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन काल है। ऐसा माना जाता है कि पहले मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीत लिया, जीतने के बाद इस कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में नियुक्त कर दिया था, और किसके अंडर में काम करेगा? मोहम्मद गौरी के अंडर में काम करेगा। 1206 में शायद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई होगी, और जब उसकी मृत्यु हुई होगी तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने समय को दिल्ली का क्या घोषित कर दिया था? सम्राट घोषित कर दिया था। और दिल्ली में गुलाम वंश की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इसका वंश है उसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। बात समझ आ रही है? एक दूसरा उदाहरण ये मिलता है कि एक बंदा जिसने बुलाया था मोहम्मद गौरी को, किसने बुलाया था बताओ? जयचंद गहड़वाल ने कहा था ना कि तू आकर के आक्रमण कर दे चौहान पे। जयचंद गहड़वाल ने मोहम्मद गौरी को बुला तो लिया, लेकिन उसने सहायता करी थी क्या? सहायता तो करी नहीं उसने। सहायता नहीं करी तो उस समय तो चलो मोहम्मद गौरी के पास टाइम नहीं था, उसने कहा चल तू छोड़, तेरे को बाद में देखूंगा। लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी इस चीज का बदला लेगा कि नहीं लेगा बताओ? बदला लेगा। तो कहते हैं 1194 ईस्वी के अंदर, कब? 1194 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पे आक्रमण कर दिया था और वहां के राजा जयचंद गहड़वाल की हत्या कर दी थी। समझ आई बात? मैंने आपको जब मारवाड़ पढ़ाया तब बताया था इसी जयचंद गहड़वाल का वंशज था राव सिहा, जो बाद में कहाँ आ गया था? पाली के आसपास, पालीवाल ब्राह्मणों के यहाँ रह करके शादी वगैरह की, उसको मारवाड़ में राठौड़ वंश की उसने बाद में स्थापना करी थी ना। तो यहाँ से देखो इतिहास में कितना परिवर्तन आया है। इस प्रकार से अजमेर के चौहान वंश यहाँ से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र कौन है? गोविंदराज। उसको कहाँ भेज दिया गया? दिल्ली में। कहते हैं कि उसको दिल्ली सौंप दी थी किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने कहा कि तू दिल्ली में रह ले, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में इसका एक चाचा था गोविंदराज, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक भाई था, मैंने आपको लिखवाया हरिराज, लिखवाया ना। उस हरिराज ने कहते हैं कि बाद में विद्रोह कर दिया था इस रणथंभौर के आसपास के क्षेत्र में। तो फिर उस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से गोविंदराज को कहां भेज दिया था? रणथंभौर की तरफ। और वहां आकर के फिर उसने 1194 ईस्वी के अंदर चौहान राजवंश की क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी। तो हम आगे जब पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान, तब हम गोविंदराज को पढ़ना शुरू करेंगे। पहला शासक गोविंदराज ही आने वाला है। वो गोविंदराज कौन होगा? इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र होगा। बात समझ आई आपको क्या? ओके, अभी आपने लिखना है, लिखिए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर बंदी बना लिया और बाद में इसकी हत्या गजनी में कर दी। जहां पृथ्वीराज चौहान व चंद्रवरदाई की क्या बनी हुई है? छत्री है। फिर आपने लिखना है, ध्यान रहे चौहान व चंद्रवरदाई का स्मारक अजमेर में है। चंद्रवरदाई का दोहा पेपर में आ जाता है कई बार, और पूछ लेता है खालिस्तान कहीं छोड़ करके कि यहाँ क्या आएगा। तो इसने दोहा बोला था, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण।
अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। थोड़ा सा जल्दी लिखें, हम इसे कंप्लीट कर देते हैं आज, ताकि कल हम नया शुरू कर सकें। कौन सा? ये वाला क्या? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। लिख लिया आपने इतना? जल्दी लिखो बेटा, अभी समय हो चुका है, थोड़ा सा स्पीड में 4-5 बातें पूरी कर लें फिर अपने, और कल आपको याद भी करके आना पड़ेगा। ये कर लोगे ना? ठीक है। जब टेस्ट लेने की बात आए और जब आपसे ये कहे कि आपसे सुनूंगा मैं, तब आपके चेहरे पे से रौनक और खुशी आ जानी चाहिए, है ना? ऐसे मुस्कुराने लग जाएगा लोग, क्या बात, टेस्ट होगा, मजा आएगा, फर्स्ट आएंगे, वाह वाह हो जाएगी। हर तो मुंह कर ले यहाँ जी, कोई 10 दिन हो गए रोटी कौन गाली बात ना, टेस्ट होके बाद। आगे बढ़े, लिखो, इसके बाद लिखो जल्दी से, लिखो महत्वपूर्ण तथ्य, जल्दी जल्दी लिखते जाना ना, मैं बोलता जाऊँ, लिखूंगा नहीं, टाइम का मैं तो फटाफट अपने 4-5 बातें वो लिख लें। लिखो सभी विद्यार्थी फटाफट। 31 दिसंबर 2000, लिखो 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2000 को चौहान पर, चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है ना? चौहान पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। लिख लिया इतना? 31 दिसंबर 2000 को भारत सरकार ने चौहान पर डाक टिकट जारी किया था, डाक टिकट जारी किया था। ऐसा राजा जिस पे डाक टिकट जारी किया गया है, कौन से हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। फिर लिखो, लिखो चौहान के दरबारी कवि, लिखो चौहान के दरबारी विद्वान लिखो। तो एक तो जयानक भट्ट, जयानक भट्ट, और लिखो जल्दी जल्दी, जयानक भट्ट के बाद लिखो पृथ्वी भट्ट, पृथ्वी भट्ट, जयानक भट्ट लिख लिया, फिर लिखो पृथ्वी भट्ट, फिर लिखो नागेश्वर, लिखो नागेश्वर, लिखो विद्यापति गौड़, नागेश्वर के बाद लिखो विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़, लिखो जनार्दन, विद्यापति गौड़ के बाद लिखो जनार्दन,
लिख लो, पृथ्वीराज चौहान ने, नई लाइन में लिखो, पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में, पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना करवाई थी। अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना करवाई थी। अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना करवाई थी। कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना करवाई थी, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया। जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया? पद्मनाभ को। फिर आपको लिखना है, एक दो बातें और है बस। आपसे पूछ ले चौहान की नीति क्या थी, तो आप लिखो दिग्विजय की नीति। पृथ्वीराज चौहान की नीति कौन सी थी? दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति थी, ठीक है। दिग्विजय, साम्राज्यवादी भी बोल सकते हैं। आसपास के क्षेत्रों को जीतना इनका मूल उद्देश्य था। चौहान की नीति दिग्विजय की नीति, लिखा है मैंने सामने, दिग्विजय। दिग्विजय की नीति थी। एक बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय श्याम वर्ण के थे। श्याम वर्ण मतलब कम गोरे थे, फिर भी 16 रानियां थी। लिख लो, पेपर में तो आए ना आए, लिख लो। पृथ्वीराज चौहान श्याम वर्ण के थे। श्याम वर्ण के थे मतलब थोड़े पक्के रंगा। 16 रानियां थी। इसका मतलब काला गोरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्रीमों के पीछे घूमते फिरते हो। ओके, रिपोर्ट है भाई। ये बात मैंने आपको बता दी कि दिल्ली पे किसको नियुक्त कर दिया था? गोविंदराज को। और बाद में गोविंदराज चला गया था वहां, कहा? रणथंभौर, ठीक है। तो ये अजमेर के चौहान क्या हो गए? कंप्लीट हो गए हैं। हम कल शुरू करेंगे रणथंभौर के चौहान। और क्या मजेदार, रणथंभौर के चौहान, लड़ाई का क्या खतरनाक कारण। अब अलाउद्दीन खिलजी आना शुरू हो जाएगा। जहां भी साम्राज्य की स्थापना होगी, चौहानों का बड़ा बेरी था ये है। साको, साके साका होगा, ठीक है। ओके, कोई समस्या?